इस लेसन में मैं आपको एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में बताऊंगी कि अकाउंटिंग में हम एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों करते हैं, कौन से अकाउंट्स होते हैं जो अफेक्ट होते हैं एडजस्टिंग एंट्री से और हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कब करनी होती हैं। इससे पहले कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज पे बात करें, थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग साइकिल जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें 8 स्टेप्स होते हैं और सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपने जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है, जिसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंटिंग में उसको हमने रिकॉर्ड करना होता है। क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि देखें, डेली लाइफ में रोजाना आप जाते हैं, कोई चीज परचेज कर लेते हैं, कोई चीज सेल कर देते हैं। तो जो भी आप सपोज अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं तो क्या होता है कि अगर हमने सप्लाईज परचेज की हैं तो आपने पेमेंट करनी होगी, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारे घरेलू मामला से रिलेटेड है, इसलिए हम इसकी बुक कीपिंग नहीं करते। अगर यही काम हम अपने बिजनेस में करेंगे तो डेफिनेटली आपने इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ अकाउंटिंग साइकिल में? पहला स्टेप होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं हमने उसको रिकॉर्ड करना होता है। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट्स को, कि हमने कैश लिखना है या पेएबल लिखना है। मैं बहुत अच्छी तरह आपको ये समझा चुकी हूँ, लेकिन बहुत क्विकली आपको दोबारा बता देती हूँ कि अगर आप सप्लाईज परचेज करते हैं, राइट, हमने कोई चीज परचेज की और मैंने आपको बताया है कि को एटलीस्ट 2 अकाउंट जरूर अफेक्ट होते हैं। कभी नहीं होगा कि सप्लाईज आपने परचेज की, कभी नहीं होगा कि आप दुकान पे गए चीज उठा के ले आए, आपने उसकी पेमेंट भी करनी है, तो 2 अकाउंट जरूर अफेक्ट होते हैं। पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। कैश से, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, देखिए ये भी एसेट अकाउंट है, ये भी एसेट अकाउंट है। एसेट्स मैंने आपको कहा उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, यानी डेबिट पे इंक्रीज होता है। सप्लाईज आपने परचेज की है, इंक्रीज हो रही है, तो आपने यहाँ लिखनी होंगी। कैश है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट है लेकिन एसेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। एसेट जब डिक्रीज होता है तो आपने क्रेडिट पे लिखना होता है, राइट। अगर सेम सप्लाईज आप कैश पे नहीं कर रहे हैं, हम क्रेडिट यूज कर रहे हैं, हम एग्जांपल लेते हैं क्रेडिट कार्ड की, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तो आपने अगले महीने करनी होती है, ऑलमोस्ट आपको 40 डेज मिलते हैं। तो क्या होता है कि आपने यहाँ कैश के बजाय लिखना होगा अकाउंट्स पेबल। सप्लाईज आपके पास है, ये इंक्रीज हो रही हैं, ये आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेफिनेटली इसका बिल भी इंक्रीज हो रहा है, आपका क्रेडिट और पेएबल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है पेमेंट का। कैश पेमेंट करेंगे तो आपने ये करना है, क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपने ये करना है, राइट। अब जब क्रेडिट कार्ड की आप पेमेंट कर देते हैं तो क्या होगा, आपने पेमेंट कर ली, अकाउंट्स पेबल आपका खत्म हो गया। और जब अकाउंट्स पेबल आपका डिक्रीज होता है तो आपने वो अमाउंट यहाँ लिख लें। और अब आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, ताकि आपका लाइबिलिटी जो भी बिल है वो चला जाए। कैश अगेन आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपने इसको क्रेडिट पे लिखना होगा। ये 3 एंट्रीज होती हैं जो परचेज से रिलेटेड होती हैं, राइट। तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप है कि आपने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं। यहाँ मैंने कुछ रिकॉर्ड की है एंट्री आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कैसे हम जर्नल बनाते हैं। अकाउंटिंग में ये पहला स्टेप है कि आपने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है, राइट। अब क्या है, अब ये जो एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई, देखें इसमें एक ट्रक हमारा यूज हुआ है, एक अकाउंट, एक कैश यूज हो रहा है, यहाँ पेएबल यूज हो रहा है, रेंट एक्सपेंसेस, परचेजेस, डिफरेंट अकाउंट यूज हो रहे हैं। तो आपने क्या होगा, ये जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं इनका टी अकाउंट ओपन करना होगा, जिसको हम लेजर अकाउंट कहते हैं। ये लेजर की लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, राइट को क्रेडिट कहते हैं, सीआर लिखते हैं। यहाँ आपने उसका नाम लिखना होगा। जैसे सपोज ये कैश हो गया, ये अकाउंट रिसीवेबल हो गया, राइट। यहाँ पे हम सप्लाईज लिख देते हैं, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। जितने भी यहाँ अकाउंट हैं आपने उसके इंडिविजुअल टी अकाउंट्स बनाने होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से मैं इसको क्यों यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ लेजर में, हमारे पास ये मौजूद तो है, राइट। अगर सपोज ये तो बिल्कुल फ्यू ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कैश कितना रह गया, तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ इसमें देखेंगे कैश, अच्छा यहाँ हमारे पास 10,000 है, फिर क्या है, ये भी क्रेडिट है, ये हमने इसमें और ऐड कर लिया, 11,000 हो गया, ये भी हमारे पास हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये डेबिट है, फिर आप लिखेंगे। अगर नॉर्मली बिजनेस में ये थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ट्रांजेक्शन होते हैं, एक एक अकाउंट को अगर आप देखेंगे तो वो एरर आती है, नॉर्मली उसमें एरर होती है। मे बी हम ये कैश देखना भूल गए, मे बी हम ये कैश देखना भूल गए। तो क्या होता है कि इसको हम लेजर में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ मैं जैसे एक सपोज कैश के लिए बना लेती हूँ
ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। जितने भी आपके पास क्रेडिट हैं वो आपने यहाँ लिखने होंगे, जितने भी आपके पास डेबिट आते हैं इस जर्नल में जब हमने रिकॉर्ड किए हैं आपने इसको यहाँ लिखना होगा। एट द एंड सपोज अगर ये साइड आपकी 1000 हो गई, ये आपकी 200 हो गई, तो 10 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड, तो आप कहेंगे कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 800 कैश बैलेंस रह गया। तो लेजर अकाउंट से क्या होता है, लेजर अकाउंट से हमें उसके बैलेंसेस होते हैं वो मिल जाते हैं इजीली, राइट। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप अकाउंटिंग में होता है कि आपने जर्नल से जो हमने रिकॉर्डिंग की है, फर्स्ट स्टेप किया है, उसे टी अकाउंट में आपने सारे ट्रांसफर करने होते हैं। यहाँ वही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है कि टी अकाउंट होते हैं। इसको टी क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये लेटर टी से सिमिलर है। इसकी लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं, और बीच में आपने यहाँ अपना अकाउंट लिखना होता है, जो भी अकाउंट का नाम हो वो लिखना होता है, और ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ देखें, ये मैंने आपके लिए कुछ टी अकाउंट सेट किए हैं आपको समझाने के लिए कि ये कैश है। सपोज जो भी ड्यूरिंग द मंथ आपके पास कैश एंट्रीज, डेबिट साइड में जब कैश इंक्रीज हुआ आपने यहाँ लिख लिया, डिक्रीज हुआ कोई पेमेंट की तो आपने यहाँ लिख लिया। इन दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा। सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल है, वेजेस एक्सपेंसेस हैं, ये आपके पास लाइबिलिटीज हो गई, राइट। ये हमने सेकेंड स्टेप किया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, ये तो 4 अकाउंट्स हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है बिजनेस में बहुत ज्यादा अकाउंट्स होते हैं। मैं आपसे कहूँ कि नोट्स पेएबल का बैलेंस क्या है, तो ये आपने क्या फिर क्या करते हैं, हम एक पेज पे देखा, सेकंड पे देखा, थर्ड पे देखा, फिर हम ढूंढते हैं उसको, तो इसको सारे अकाउंट्स एक जगह पे हमारे पास आ जाए, तो थर्ड स्टेप होता है कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, जिसमें ये सारे नहीं, सिर्फ जो भी एंडिंग बैलेंसेस हैं वो हमने ट्रांसफर करने होते हैं। तो यहाँ मैंने ये थर्ड स्टेप भी अकाउंटिंग का आपके लिए बनाया है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस है। ऊपर आपने नाम जरूर लिखना होगा, जो भी एबीसी कंपनी है, कब 3Ws जो मैं आपको अच्छी तरह बता चुकी हूँ वो जरूर लिखने होते हैं आपने, राइट। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन गया। अब मैं आपसे पूछूंगी कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कैश कितना है, आप कहेंगे 6800। अच्छा जी, सैलरीज एक्सपेंस कितना हुआ, 1600 हुआ। तो ये सारे अकाउंट्स आपके पास एक जगह आ जाते हैं और इसकी ट्रैकिंग बहुत इजी हो जाती है। एट द एंड दोनों डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में दोनों इक्वल होने चाहिए, कभी ये नहीं होगा कि ये डिफरेंट है, राइट। और आखिर में आपने इसको डबल लाइन से क्लोज करना है। डबल लाइन का मीनिंग ये होता है कि इसके बाद कुछ नहीं लिखते, बस एक कंप्लीट हो गया। लेकिन याद रहे कि डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल आपके पास ट्रायल बैलेंस में इक्वल होना चाहिए। यहां तक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये थोड़ा सा मैंने आपको दोबारा समझाया था। क्या हुआ, पहला स्टेप, कितने स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग साइकिल में, 8 स्टेप होते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम जितने भी ट्रांजेक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। जर्नल से हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं, जिसको सेकंड स्टेप कहते हैं। लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, नॉर्मल बैलेंसेस को, जिसको हम थर्ड स्टेप कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज हम क्यों करते हैं, कौन से अकाउंट होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ बताती हूँ। चले पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो मैंने लिखा है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं। देखें, व्हाट आर द एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज, क्या होती हैं। ये एंट्रीज बनाई जाती हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड टू करेक्ट अकाउंट्स बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इसके बाद क्या होता है, आखिर में जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज कर लेते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, देखते हैं हम। और फिर एडजस्टिंग एंट्रीज जो है ये फोर्थ स्टेप है हमारा अकाउंटिंग साइकिल में। ये किसको फॉलो करता है, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि जो भी रेवेन्यू, जो भी एक्सपेंसेस आपको उस पीरियड में होगा वो आपने उसमें ही रिकॉर्ड करना है, नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड नहीं करना। बेशक आपने पेमेंट बाद में करनी है लेकिन एक्सपेंस तो आपका उसी महीने हो गया है। रेवेन्यू आपने सर्विसेज परफॉर्म किए, अमाउंट अभी आपने रिसीव नहीं की लेकिन रेवेन्यू जनरेट हो गया है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल है। एडजस्टिंग एंट्रीज मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, राइट। अब कैसे होगा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताती हूँ, हम उसी वाले ट्रायल बैलेंस पे दोबारा चलते हैं। ये तो ट्रायल बैलेंस हो गया। अब एडजस्टिंग एंट्रीज है, राइट। क्या है कि इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा अब अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी ये एडजस्ट नहीं है, महीने के आखिर में मैंने ये बना दिया, राइट। देखिए, ये है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या होता है, जो रेंट आपने एडवांस में पहले पे कर दिया, तो नॉर्मली हम 6 मंथ्स का या 3 मंथ का पे कर देते हैं।
प्रीपेड इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस हम कभी साल की पे कर देते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ कहूँ, सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मैंने 1200 की दे दी और ये डेबिट है, तो ये नहीं होगा कि अगले महीने भी ये 1200 होगा, उसके बाद भी अगले महीने भी 1200 होगा, नहीं, आपने एडवांस में पे कर दी है एवरी मंथ, ये ईयरली है, इट मींस एवरी मंथ $100 आपका एक्सपेंस होगा, राइट। तो क्या होगा, अगले महीने ये 1100 रह जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ ये 1000 रह जाएगी। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करें, तो जो भी ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड अकाउंट होते हैं उसकी आपने एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से अकाउंट्स होते हैं जिसकी आपने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती है। पहले होते हैं प्रीपेड। अब देखें, साल के आखिर में, सॉरी, महीने के बाद इसने आपने कैसे रिकॉर्ड करना है कि जो चीज आप यूज कर लेते हैं वो एक्सपेंस बन जाती है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस $100 आपने यूज कर लिया एट द एंड ऑफ द मंथ, सपोज ये May 31 है, राइट। इस पूरी एग्जाम्पल को मैं कहूंगी कि ये May 31 की है, तो एडजस्टिंग एंट्रीज हमने May 31 को करनी होंगी। सॉरी, $100 आपने यूज कर लिए, जो चीज यूज हो गई वो एक्सपेंस हो गया, तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाएगा $100 का। अब आपने देखे एक्सपेंसेस आइटम्स ट्रायल बैलेंस में सबसे लास्ट में होते हैं। यहाँ आपको नहीं मालूम, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है कि ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो कोई बात नहीं, टोटल से पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ खुद एक अकाउंट खोलना होगा जिसमें हमने लिखना होगा कि ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है, और फिर हमने 100 को डेबिट करना है और उसका क्रेडिट क्या करना है, क्योंकि ईच एंट्री का क्रेडिट भी होना चाहिए, ये प्रीपेड इंश्योरेंस का क्रेडिट कर देंगे। तो देखें, मैं बताऊंगी आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे कि कैसे करेंगे। तो अगले महीने जो हो जाएगा ये जून में, 12 में से 100 माइनस होगा, ये डेबिट ये क्रेडिट है, तो 1100 बैलेंस होगा। तो यहाँ सिंपल मैं ये बता रही हूँ कि जो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड वाले अकाउंट होंगे उसकी आपने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। ये जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये जो ये है, इनकी आपने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती है, राइट। सैलरीज पेबल होती है, नॉर्मली हम इसकी भी करते हैं, अनअर्न्ड की भी करते हैं, कमीशन अकाउंट की भी करते हैं। कैसे करते हैं, चलें बात करते हैं। सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। प्रीपेड याद रहे, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, ये इसकी नॉर्मल एग्जांपल्स होती हैं। यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी है कि इंश्योरेंस या रेंट हम नॉर्मली 6 मंथ्स का, 3 महीनों का या हम साल का पे कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ जितना यूज हो गया होता है उसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है। एडजस्टिंग एंट्री क्या करते हैं कि ये प्रीपेड रेंट है, सपोज अगर $100 का यूज हो गया है तो रेंट एक्सपेंसेस आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, आखिर में अगर मौजूद है तो आप उसको डेबिट कर दें, नहीं मौजूद तो आप खुद एक अकाउंट खोलेंगे, रेंट एक्सपेंसेस, जिसको एक्सपेंस है ये 100 हो गया। और जो प्रीपेड का अकाउंट था हमारे पास ऊपर, उसके लिए दोबारा अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर मौजूद है हमारे पास, और उसका क्रेडिट में जाके आपने $100 लिखना होगा। अगर ये पहली एडजस्टिंग एंट्री है, एबीसी है तो एबीसी लिख दें, 12 है तो 12 लिख दें। कैसे होगा ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन सो फार सिर्फ आप ये याद रखें कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के जो अकाउंट होते हैं उसकी आपने एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है। उसके बाद जो अर्न रेवेन्यू अकाउंट होते हैं उसकी भी आपने एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है। अब आप पूछेंगे कि अर्न रेवेन्यू अकाउंट क्या होते हैं। ये वो अकाउंट होते हैं कि आपने क्या किया है, कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लिए हैं, राइट। लायबिलिटी जनरेट हो गई, हमने उसको सर्विसेज परफॉर्म नहीं की है। सपोज सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, अभी हमारे पास वो चीज नहीं है, हमने उसे एडवांस में पैसे ले लिए, लेकिन हम उसको बाद में वो चीज देंगे, राइट। तो इट मींस रेवेन्यू तो हमारा जनरेट हो गया, हमने उससे पैसे तो ले लिए, लेकिन स्टिल हमारे पास वो लायबिलिटी है, हमने उसको पे करना है। तो अर्न रेवेन्यू में ये एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, अर्न लायबिलिटी है, इसको हमने डेबिट करना होगा, क्योंकि हमने सेल तो हमारी हो गई है, तो हम उसको क्या करेंगे, हमने पैसे तो उससे ले लिए हैं, सॉरी, तो रेवेन्यू को हमने क्रेडिट करना होगा और अर्न्ड रेवेन्यू को हमने डेबिट करना होगा, राइट। तो जितने भी हमारे पास अर्न रेवेन्यू का जो अकाउंट होता है उसकी भी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती है। आगे कौन से अकाउंट है, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक्रूड रेवेन्यू क्या होते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस ये होते हैं कि एक्सपेंसेस उस पीरियड में हो गए होते हैं, लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की होती। क्यों नहीं की होती, क्योंकि पेमेंट ड्यू नहीं है, राइट। जैसे नवंबर का यूटिलिटीज बिल आ गया हमारे पास, उसकी पेमेंट दिसंबर में हमने करनी है, ड्यू दिसंबर में है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नवंबर में ही करेंगे क्योंकि वो नवंबर का ही खर्चा है।
इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बनाई है। देखिए अगेन इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये मई 31 का कैलेंडर है हमारे पास, ये है मंथ है। क्या हुआ, मंडे टू फ्राइडे आप जॉब करते हैं और ईच डे आप $100 बनाते हैं, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी। और पेमेंट कब होती है, पेमेंट आपको होगी बाई वीकली, 2 हफ्तों के बाद। मंडे से आपने काम शुरू किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ आपने 500 हो गए। पेमेंट अभी नहीं हुई आपको, पेमेंट ये जो रेड में मैंने लिखा है यहाँ होगी। तो जब ये फ्राइडे आएगा, आपको पास 2 वीक्स हो गए, तो आपको 1000 मिल गए। उसके बाद फिर आपने मंडे से अर्निंग शुरू की, 100 100 100। अब पेमेंट कब ड्यू है, पेमेंट ड्यू है 27 मई को, यहाँ आपको 1000 मिल गए। फिर आपने मंडे से 100 100 अर्न करना शुरू किया। अब पेमेंट कब ड्यू है, अब पेमेंट ड्यू है जून 10 को, राइट। जून 10 को आपको 1000 मिलेगा। लेकिन ये मई का महीना है, आपने 30th और 31st को भी तो काम किया। $100 आपने यहाँ अर्न कर लिए, $100 आपने यहाँ अर्न कर लिए, लेकिन आपको पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट क्यों नहीं हुई, बिकॉज पेमेंट इज नॉट ड्यू। पेमेंट कब ड्यू होगी, फ्राइडे को, सॉरी यस, जून 10 को ड्यू होगी। तो ये 200 का एक्सपेंस आपका मई में ही हुआ है, तो आपने एक्रूड एक्सपेंस इसकी एंट्री करनी होगी। और इसकी एंट्री कैसे करनी होगी, वेजेस कह दें या सैलरी कर दें, जो भी देखिए अपने बॉटम में ट्रायल बैलेंस के वेजेस एक्सपेंसेस या सैलरीज एक्सपेंसेस है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप वेजेस एक्सपेंसेस को कर लेंगे डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। इसका क्रेडिट क्या होगा, सैलरीज पेएबल या वेजेस पेएबल। अगर यहाँ पेएबल मौजूद है लाइबिलिटी में, तो आप क्रेडिट साइड पे 200 लिख दें, नहीं है तो चले हम बना लेते हैं, वेजेस पेएबल को क्रेडिट किया। ये एंट्री होती है एक्रूड एक्सपेंसेस की, राइट। ये वेजेस की मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह कोई भी बिल है, टेलीफोन बिल है, यूटिलिटीज बिल है, वो उस महीने आ गया है आपका, आपने रिकॉर्ड उसी महीने करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है कि जो एक्सपेंसेस, जो रेवेन्यू उस महीने होंगे, वो आपने रिकॉर्ड करने, उसी महीने में रिकॉर्ड करने होंगे, बेशक आपने पेमेंट किया है तो या नहीं की। तो एक्रूड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में हो गया, आ गया होगा कि हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना होता है। और पेमेंट हम क्यों नहीं करते, क्योंकि पेमेंट इज नॉट ड्यू, राइट। तो ये एग्जांपल से मैंने आपको बताया। और फोर्थ नंबर पे किसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है, एक्रूड रेवेन्यू की। एक्रूड रेवेन्यू में क्या होता है कि सर्विसेज हमने परफॉर्म कर ली हैं, हमने अपनी सपोज कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या कंसल्टेंट है, हमने अपनी सर्विसेज तो दे दी, लेकिन क्लाइंट से भी पैसे नहीं लिए। जब पैसे हम नहीं लिए, तो हम एट द एंड ऑफ द मंथ मई 31 को क्या अपनी एंट्री डालेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, कि हमने रिसीव करना है, और सर्विसेज रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू परफॉर्म हो गया है। वही बात मैचिंग प्रिंसिपल, कि रेवेन्यू उसी महीने हुआ है, पेमेंट बेशक अगले महीने आए, लेकिन रेवेन्यू हमारा मई का है, तो आपने ये रिकॉर्ड करना होगा। तो देखिए पहले जो सेकंड पे थी वो थी अर्न्ड रेवेन्यू, और ये है हमारे पास एक्रूड रेवेन्यू। दोनों में क्या होगा, दोनों का क्रेडिट सेम अकाउंट होता है, राइट। लेकिन जो एक्रूड है, जो हमने सर्विसेज परफॉर्म, इसमें हमने सर्विसेज परफॉर्म कर ली हैं, पैसे नहीं आए, तो अकाउंट रिसीवेबल होगा। इसमें पैसे एडवांस में आ गए हैं, सर्विसेज परफॉर्म नहीं की हैं, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट होगा, कि हमने उनके लिए काम करना है फ्यूचर में, अगले महीने। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन इनका क्रेडिट सेम होता है, डेबिट डिफरेंट है। एक्रूड रेवेन्यू में अकाउंट रिसीवेबल, सिमिलरली इंटरेस्ट है कि हमने उस महीने आपने अर्न कर लिया है, लेकिन आपको नहीं हुई पेमेंट, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल टू जो भी इंटरेस्ट रेवेन्यू का अकाउंट है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अकाउंट रिसीवेबल हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जो भी आपने सर्विसेज परफॉर्म की हैं या जो भी आना है वो रिसीवेबल, और सर्विस रेवेन्यू उसी से रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। अब फिफ्थ नंबर पे कौन सा है जिसकी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंस का क्या मीनिंग है, ये जो हमारे पास जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग हो गई, इसके हमने डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और डेप्लीशन, इन तीनों टर्म्स को अभी आप सिर्फ माइंड में रखें, क्योंकि इस पे मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं। तो जो हमारे पास जैसे फर्नीचर हो गया, हमारे पास व्हीकल हो गई। फर्नीचर सपोज मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि हमने फर्नीचर परचेज किया है $2000 का, राइट, उसमें मई में। तो ये नहीं है कि जून में भी इसकी 2000 वैल्यू होगी, जुलाई में भी इसकी 2000 वैल्यू होगी, इसकी यही नहीं। जो चीज आपने ले ली, यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। एक दिन आप कार खरीद के लाएंगे, नेक्स्ट डे आप उसको देखेंगे, उसकी 2-3,000 वैल्यू कम हो जाती है, राइट, वो चीज डेप्रिसिएट हो जाती है।
अगर ये शॉप पे है तो ठीक है 2000 की, आज भी 2000 की है, कल भी 2000 की है, लेकिन अगर आप लेके आ गए अपने पास तो नेक्स्ट डे वो नहीं होगी। लोग कहेंगे सेम प्राइस की तो हम जाके बाजार से ही खरीद लेते हैं, मार्केट से ही ले लेते हैं, राइट। तो जो भी आपके पास ये फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इसमें आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन ये याद रहे कि फर्नीचर के लिए आप ये नहीं करेंगे कि हम आखिर में फर्नीचर एक्सपेंस खोल रहे हैं जैसे पहले था, नहीं। इसके लिए एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर हम यहाँ लिख देते हैं किस चीज का, फर्नीचर का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस चीज का, बिल्डिंग का, व्हीकल का, या कंप्यूटर का, जो भी आपके पास है वो हमने लिखना होता है, राइट। तो इसका हम करते हैं। तो कौन से, इसके अलावा जो सप्लाईज अकाउंट होता है उसका भी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सप्लाई सपोज हमने 900 की ले ली, मई में ले ली, अब ये नहीं होगा कि जून में भी वो 900 की पड़ी हुई हमारे पास पेंसिल्स, कॉपी, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, जुलाई में डेफिनेटली वो भी यूज हो जाती है। तो जो यूज हो जाती है वो एक्सपेंस हो जाता है। जैसे सप्लाईज हमने मई में ली और 200 की हमने यूज कर ली, तो आप देखें सप्लाईज एक्सपेंस है, नहीं है तो आप खोल लें सप्लाईज एक्सपेंस 200 डेबिट, और सप्लाईज को खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास ट्रायल बैलेंस मौजूद है, तो इसको आप क्रेडिट कर दें। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ये डेबिट था, अब हमने 200 क्रेडिट कर दिया है, तो 900 में से 2 गए, तो जून में हमारे पास सप्लाईज का बैलेंस होगा 700। ये एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा कि अभी हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक हो गया है। तो किस किस चीज की हमने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती हैं, सबसे पहले जो प्री पेड हमारे पास अकाउंट होते हैं उनकी करनी होती है हमने। एक्रूड एक्सपेंसेस करने होते हैं हमने, यानी एक्सपेंस हो गया है लेकिन पेमेंट ड्यू नहीं है। इसके बाद ये एंट्रीज हमने रिवर्स भी करनी होती है, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक्रूड रेवेन्यू, या राइट रेवेन्यू, यानी हमने सर्विसेज परफॉर्म कर ली हैं, हमें अभी पैसे नहीं हुए। अर्नड रेवेन्यू, यहाँ हमें अमाउंट पहले मिल गई है लेकिन हमने सर्विसेज परफॉर्म नहीं की। इसके अलावा ये नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी डेप्रिसिएशन, इनकी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों करनी होती है, ताकि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं वो सेट हो जाए, वो प्रॉपर उसका हमें बैलेंस नजर आए, राइट। ओके, अब यहाँ मैंने आपके लिए ये एक एग्जाम्पल बनाई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वही ट्रायल बैलेंस जो भी अभी मैंने आपको दिखाया था, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। 430 रेंट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ। मंथ में आपने 430, यानी अगर सपोज जितने मंथ का भी दिया है 430 यूज कर लिया, तो रेंट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना होगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे करना है। सप्लाईज वर यूज्ड, जो भी सप्लाईज की थी उसमें से 140 आपने यूज कर ली। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 130 है, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 330 हो गया। अर्न रेवेन्यू 1000, यानी आपने अमाउंट 1000 रिसीव कर ली है कस्टमर से, लाइबिलिटी जनरेट हो गई है, लेकिन अभी आपने उसको सब सर्विसेज परफॉर्म करनी है। एक्रूड सैलरीज, यानी सैलरीज इतनी ड्यू हो गई है एम्प्लॉयज की, हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट ड्यू नहीं हुई, राइट। अनबिल्ड सर्विसेज यानी हमने सर्विसेज परफॉर्म कर ली हैं लेकिन अभी हमें पैसे रिसीव नहीं हुए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, राइट, यहाँ चलते हैं। ये मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है जिसको हम कहते हैं ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ये कहाँ से आया था अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, पहले हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की, उसके बाद लेजर से किया, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस में डाला, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। इसके बाद आपने 2 कॉलम और बनाने होते हैं जिसमें हमने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं बताऊंगी, ये नहीं है कि इसके बीच में ही आप कहीं लिख रहे हैं, इसके लिए आपने ये कॉलम बनाने होते हैं, और यहाँ मैंने आपके लिए ये कॉलम भी बना दिए हैं, राइट। ये देखें, ये कॉलम मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। पहली ए बी सी, जैसे वो थे ए बी सी डी, तो ए में हमारे पास क्या था, ए में हमारे पास है इसका, देखें ये ए, ये है, ये कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस। एक सेकेंड में, सॉरी, ये है हमारे पास, ये हो गया, सॉरी, ए 430, राइट। तो यहाँ से हमारे आ जाते हैं प्रीपेड रेंट, यानी 1290 हमने प्री पे किया था 3 मंथ के लिए, तो एट द एंड ऑफ द मंथ 430 रेंट हमने यूज कर लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए हम यहाँ देखेंगे रेंट एक्सपेंसेस नहीं था, हमने कोई बात नहीं, यहाँ हमने अपना बनाया रेंट एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। ये डेबिट कॉलम हमने बनाना है, ये क्रेडिट कॉलम बनाना है, राइट। ये कॉलम हमने बनाने हैं, यहाँ आपने ए बी सी डी जैसे भी आपको 1 2 3 नंबरिंग है वैसे ही लिखना है, ए के साथ ए, ये वो हो गया।
राइट। फिर क्या है, सप्लाईज। सप्लाईज हमने 140 की यूज कर ली, तो सप्लाईज एक्सपेंस बन गया। यहाँ हमने सप्लाईज एक्सपेंस का एक अकाउंट लिखना होगा 140। ये सप्लाईज एक्सपेंस देखें बी हो गया, इसका क्रेडिट में सप्लाईज हमारी कम हो जाएंगी, तो सप्लाईज का अकाउंट दोबारा ना खोलें बल्कि इसको क्रेडिट में लिख लें, क्योंकि ये डेबिट है, ये क्रेडिट हो गया। सी पे आ जाते हैं। सी और डी हमारे डिप्रिसिएशन है, और मैंने आपको बताया डिप्रिसिएशन के लिए आपने फर्नीचर एक्सपेंसेस और बिल्डिंग एक्सपेंसेस नहीं करना, बल्कि हम इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग। ये आपने वर्डिंग यूज करनी है। सी और डी में वो अमाउंट लिख लें, और इसका जो क्रेडिट है वो फर्नीचर को आपने कम नहीं करना, बिल्डिंग को आपने नहीं करना, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, इन दो अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। राइट, ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि आपने देखें फर्नीचर एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, जब क्योंकि ये फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, राइट, ये नॉन कैश है, यहाँ हमारा कैश नहीं जा रहा, कैश हमने बस एक दफा लगा दिया था जब बिल्डिंग और फर्नीचर ली थी, अब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो आपने डिप्रिसिएशन का वर्ड यूज करना है, डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इसी तरह हमारे पास इसके बाद ई आ जाता है। ई और ई ये है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू, आपने पैसे ले लिए हैं क्लाइंट से लेकिन काम नहीं किया, तो अनअर्न्ड ये आपके पास लाइबिलिटी हो गई, ये आपका रेवेन्यू हो गया। जैसे मैंने आपको बताया जी, यहाँ पे आपने सर्विसेज परफॉर्म की है लेकिन अमाउंट रिसीव करनी है, तो अकाउंट रिसीवेबल जी, और ये आपके पास ये जी हो जाएगा। इन दोनों में क्रेडिट आपका सेम है, राइट। और उसके बाद हमारे पास एफ है सैलरीज एक्सपेंसेस। ये 270 आपकी अक्रू हो गई लेकिन पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि पेमेंट ड्यू है, ड्यू अभी नहीं हुई, तो सैलरीज एक्सपेंसेस टू सैलरीज पेएबल। पहले आप एक कॉपी पे लिख लिया करें कि एंट्री क्या बनेगी, उसके बाद आपने ये एडजस्टिंग एंट्रीज कर दिया करें, और जब आप एडजस्टिंग एंट्रीज के कॉलम को टोटल करें तो याद रहे कि ये दोनों सेम होने चाहिए। ये हो गए 2490, 2490 डबल लाइन, इट मीन्स कि अब आप इसके बाद कुछ नहीं लिख सकते, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई, राइट। अब देखें यहाँ मैंने आपके लिए ये बनाया है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में मैंने यहाँ लिखा है कि पहला स्टेप क्या है, जर्नल एंट्रीज हमने अच्छी तरह सीख ली, ये काम हमारा हो गया। जर्नल एंट्री से ट्रांसफर हो जाता है लेजर अकाउंट में, लेजर भी आपको बनाना आ गया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। लेजर अकाउंट से ये ट्रांसफर करते हैं हम अमाउंट ट्रायल बैलेंस में, जिसको हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, जो भी हो, क्वार्टर हो या मंथली हो या ईयरली हो, एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं ताकि जो भी हमारे पास अकाउंट्स हैं वो हमारे प्रॉपर अमाउंट शो करें। तो अकाउंटिंग साइकिल के 8 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स सो फार हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी। अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, राइट। यहाँ मैंने आपके लिए यही एक थोड़ा सा डिटेल में भी लिख दिया है कि आइडेंटिफाई बिजनेस, इसी को इवेंट्स, एनालाइज दीज ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड इन जर्नल एंट्रीज, पहला स्टेप हो गया। अब ये दूसरा स्टेप हो गया, फिर हमने उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया, और उसके बाद हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज की। वही जो मैंने अभी अकाउंटिंग साइकिल मैंने अभी आपको दिखाया, उसकी ये 4 मैंने लाइंस लिखी है कि ये हमने काम कर लिया है। अब आपके लिए मैंने ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाया है, ये एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने लिखी हैं ABCD, क्यों, क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा सीखेंगे। और ये मैंने आपके लिए एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है, आपने इन एडजस्टिंग एंट्रीज को फॉलो करना है। पॉज कर दें वीडियो को, और अब आपने क्या करना है, इसमें ये अमाउंट्स ABCD करके जैसे मैंने आपको सिखाई, अगर यहाँ अकाउंट मौजूद नहीं है तो क्या करना है, वो अकाउंट आपने खुद ओपन करने हैं। इसके बाद आप उसका बैलेंस कर लें, और बैलेंस दोनों का इक्वल आना चाहिए, डबल लाइन से उसको क्लोज कर लें। जब ये हो जाए काम, उसके बाद आप यहाँ आएंगे, मैंने आपके लिए ये सॉल्व भी कर दिया है, ताकि अगर कोई एरर हो गई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एरर नहीं होगी क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई एरर है, कोई कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ से इसको टैली कर सकते हैं। जब ये आपका काम हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है, ताकि आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी इजीली सीख सकें। बहुत शुक्रिया।